चलो हम शुरू करने जा रहे हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, this particular chapter, it gives you what is called as changing current। ये एक ऐसा करंट है जो बदलते जाता है ना। अल्टरनेटिंग करंट अपना दिशा बदलते जाता है। सो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? इट इज द करंट, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, है ना। इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बदलते रहता है। ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, राइट। और ऐसे करंट में, ऐसे अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन है उसको हमने डिराइव किया था। तो उसमें जो करंट है, तो हमने देखा कि किस तरह से करंट I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर हमने E के लिए भी बोला था ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से आप करंट को प्रोड्यूस करवा सकते हो। इसके लिए हमने कौन सा देखा इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस AC इज कॉल्ड एज AC जनरेटर, ठीक है। तो AC जनरेटर क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट। सो दिस वी नो। अब बेटे यहां से हम आगे बढ़ेंगे। अब आज हम देखने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में अगर हमने रजिस्टर लगा दिया तो ये सर्किट कैसे बनेगा। सो AC अप्लाइड टू रजिस्टर, जब रजिस्टर में हम AC अप्लाई करते हैं तो क्या होता है इसको देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए सब लोग। मान लो कि आपके पास कोई सर्किट है जिसके अंदर आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पर आपका जो सोर्स है वो है AC। अल्टरनेटिंग करंट आपने अप्लाई कर दिया और ये है रजिस्टर R। तो अब हमें देखना है कि AC किस तरह से यहाँ पर काम करता है। तो सबसे पहले अब ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पर AC लगा देंगे रजिस्टर सर्किट में तो क्या होगा? सबसे पहली बात, अगर मैंने इसको जो EMF यहाँ पर दिया है वो EMF अगर है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर ऐसा है, ठीक है। और किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम t पर आपका EMF कितना है? E अगर है, और मैं कह सकता हूं कि बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार इसमें जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो अगर है I, तो बाय ओम्स लॉ अगर मैं लिखूं E इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू R, यस और नो। तो मैं लिख सकता हूं कि I इंटू R इक्वल्स टू बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब I इक्वल्स टू बनेगा ई नॉट अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी। इसका मतलब, अच्छा, इसमें ई नॉट क्या होगा? पीक ईएमएफ होगा। ई नॉट क्या होगा? पीक ईएमएफ होगा। और ये जो वैल्यू है ई नॉट अपॉन आर, तो
इसको लिखा जाएगा ई नॉट अपॉन आर को लिखा जाएगा आई नॉट, करंट है ये, है ना। और इसीलिए ये इसी को हम पीक करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीक करंट। और पीक करंट के फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो आई बन जाएगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईएमएफ का रिलेशन है, तो ईएमएफ अगर है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट भी रहेगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो रजिस्टर में जब हम एसी अप्लाई कर देंगे तो इस तरह से आपको करंट और ईएमएफ दोनों, वोल्टेज और ईएमएफ दोनों के रिलेशंस ऐसे मिलेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर द रजिस्टर। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां से आगे बढ़े। अब इसको हमें लिखना है वेव फॉर्म के, इसको वेव फॉर्म्स ड्रॉ करनी है हमें। तो अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वेव फॉर्म्स। वेव फॉर्म्स ऑफ ई एंड आई। ईएमएफ और करंट, इन दोनों के वेव फॉर्म्स यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर ये है आपका एक्स एक्सिस और इसके ऊपर हम कंसिडर करने जा रहे हैं ईएमएफ एंड करंट। तो सबसे पहले अगर आपका करंट इस तरह से एक साइन वेव अगर है, तो इसको नाम दे देंगे, ये कौन है? इसका नाम है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो E जो है वो क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो E का जो वैल्यू है वो तो इससे तो बड़ा ही रहेगा ना, तो यहीं से चालू होगा उतने ही फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये जो बना तो ये होगा आपका E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसका एम्पलीट्यूड करंट से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। जब रेजिस्टेंस एक से ज्यादा होगा तब। यस और नो? सो रेजिस्टेंस R एक बड़ी वैल्यू रहेगी तो ईएमएफ हमेशा ज्यादा रहेगा और करंट हमेशा कम रहेगा। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से इनके दोनों के हमने वेव फॉर्म्स ड्रॉ कर लिए। एक का एम्पलीट्यूड कम है, दूसरे का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, बस बात खत्म, है ना। तो करंट का एम्पलीट्यूड कम है और ईएमएफ का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इस तरह से हमने इनके वेव फॉर्म्स को ड्रॉ किया।
अब जब हमने वेव फॉर्म्स को ड्रॉ किया, अब इसके बाद बारी आती है एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है फेजर डायग्राम। ध्यान दीजिए फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम का मतलब होता है कि इट शोज द फेज ऑफ गिवन क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी आपको दिखानी है इसके ऊपर, तो वो उसका फेज दिखाता है। तो फेज क्या होता है, ये वेव्स में हमने पढ़ा है, आपको याद होगा। फेज का मतलब होता है, मैंने समझाया था आसान भाषा में, फेज का मतलब होता है स्टेटस अपडेट। फेज का मतलब क्या होता है, स्टेटस अपडेट। जैसे आप खाना खाने बैठ गए, है ना, आप अगर खाना खा रहे हो तो आप आपका स्टेटस अपडेट करते हो एट द लंच टेबल, है ना। या फिर आप स्कूल में जा रहे हो तो आप लिखते हो मैं अभी स्कूल में हूँ। तो उसी तरह से ये जो ईएमएफ या करंट है, ये साइन वेव के अनुसार बदल रहा है, तो ये भी अपना खुद का फेज बदलते रहता है, स्टेटस अपडेट करते रहता है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना। अलग अलग एंगल जो भी बना हुआ है, तो वो एंगल फेज एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करंट साइन ओमेगा टी है और ईएमएफ भी साइन ओमेगा टी है। दोनों में फेज डिफरेंस कितना, 0। तो हियर when if AC is applied to resistor, जब ये रेजिस्टर को हम AC अप्लाई करते हैं, then phase difference between EMF एंड करंट, E एंड I, EMF एंड करंट में जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 0। फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हम ऐसे एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और इस पे हम कहेंगे कि अगर ये रेड वाला अगर ईएमएफ है, ये अगर है ई, तो इसी के ऊपर होगा आपका करंट, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो एक्स एक्सिस पर ही होंगे दोनों के दोनों, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ये है आपका करंट आई, ठीक है, और ये रेड वाला है आपका ईएमएफ ई, और दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। दोनों के दोनों कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब ईएमएफ एंड करंट बोथ आर इन फेज। क्या कहेंगे इसको, करंट एंड ईएमएफ बोथ आर इन फेज। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज। इन फेज का मतलब होता है कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना, 0, इसलिए दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे। ओके, ये दोनों एक दूसरे को जी पैरेलल रहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इसको कहा जाता है फेजर डायग्राम। तो यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर है सबको, लिख लिया आपने।
तो हमने क्या देखा आज? हमने देखा भाई अल्टरनेटिंग करंट में जब एसी हम रेजिस्टर को अप्लाई करते हैं तो ओम्स लॉ के अनुसार मैं लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू आई आर, और आई आर इक्वल्स टू ये ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसीलिए ये ई नॉट बाय आर हो जाएगा। ये जो टर्म है ये पीक करंट होगी, जैसे ये पीक ईएमएफ था। मैक्सिमम ईएमएफ या पीक ईएमएफ इसी को कहते हैं हम, है ना। मैक्सिमम ईएमएफ कहो या पीक ईएमएफ कहो, एक ही बात है। तो इस तरह ये पीक ईएमएफ या मैक्सिमम ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे दोनों की इक्वेशन बने, एक इक्वेशन बना E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरा इक्वेशन बना I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों के वेव फॉर्म्स हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है जी। तो वेव फॉर्म कैसे आए? तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, ओमेगा टी, है ना, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड, इस दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेगा ना, तो इसलिए हमने एम्पलीट्यूड को अलग ले लिया। उसी तरह से इसका फेजर डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर लिया, क्यों जी, है ना। तो दोनों का फेजर डायग्राम भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो ये फेजर डायग्राम को समझना भी काफी जरूरी है। तो चलो यहां तक सब लोग समझे अभी? So now we will proceed ahead. अब अगर देखा जाए अब आगे चलते हैं। अब इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इसमें, जिसका नाम है इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू, जिसको कहा जाता है ध्यान दीजिए सब लोग, हम इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। इसी को RMS वैल्यू भी कहा जाता है, इसी को RMS वैल्यू कहा जाता है। अब ये RMS वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे, ध्यान दीजिए। ये RMS वैल्यू जो होता है बेटे, तो ये देखा गया कि AC का जो वैल्यू है, तो AC का वैल्यू अगर हमें इसमें लिखना है किसी भी फॉर्मूले में, तो करंट का वैल्यू और EMF का वैल्यू कांस्टेंट तो है ही नहीं, वो तो बदलते जाता है ना। तो जब मुझे दिखाना रहेगा किसी फॉर्मूले में
तो ओवर कंप्लीट साइकिल अगर मैं बात करूं तो उसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 0, क्योंकि पॉजिटिव में जितना उतना ही निगेटिव में आएगा, तो इसलिए नेट वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा हमेशा। तो अब इसी प्रॉपर्टी को हमें एसी में अगर हीटिंग इफेक्ट में दिखाना हो तो इसको इफेक्टिव या वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है इफेक्टिव वैल्यू, या फिर इसी को कहा जाता है वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या होती है इसको ध्यान से समझिए। ये कहता है, इसको पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम, आरएमएस वैल्यू of current of AC current is defined as the constant current, the constant DC current which produces the same amount of heat in the given resistance in the given time as it produces by an AC when flowing through the same resistance, for same time। अब देखिए मैंने क्या लिखा, आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो हमने लिखा कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट डीसी करंट which produces the same amount of heat in the given resistance in the given time as it produces by an AC when flowing through the same resistance for same time, है ना। इसका मतलब अगर आपके पास कोई सर्किट है और मानो कि इस दिए हुए सर्किट में आपने एसी लगा दिया, ठीक है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो आपने क्या किया, आपने बेटे यहां पर पहले वाले सर्किट में डीसी लगाया था। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, और यहां पर आपने वही रेजिस्टेंस आर लिया है लेकिन यहां पर एसी अप्लाई कर दिया। तो अपना डेफिनेशन कहता है कि भाई पहले वाले सर्किट में जितना हीट प्रोड्यूस हुआ वो हीट अगर H है इन टाइम t, ठीक है, और एसी में भी हमने हीट जो प्रोड्यूस की H इन टाइम t, तो एसी में H हीट प्रोड्यूस की हमने t टाइम में, तो उतनी ही हीट
डीसी से प्रोड्यूस करने के लिए उतने ही टाइम में जितना करंट लगेगा, कांस्टेंट करंट, ये जो कांस्टेंट करंट है, ये कांस्टेंट करंट कहा जाता है आरएमएस करंट। इस करंट को आरएमएस करंट कहते हैं दिए हुए एसी का। ये जो एसी यहां पर दिया है, इस एसी का ये आरएमएस करंट है, ठीक है। और ये पाया गया कि जब हमने इसको ढूंढा ये हीट कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये अगर एसी जो है आई, ये वेरिएबल करंट होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो इस वेरिएबल करंट की वजह से एक साइकिल में या दिए हुए टाइम में जितना भी हीट प्रोड्यूस हुआ, उतना ही हीट यहां पर प्रोड्यूस होने के लिए जो करंट लगता है वही करंट कहा जाता है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और ये पाया गया कि इट वाज फाउंड दैट ये जो आरएमएस वैल्यू है आई आर एम एस इज इक्वल्स टू, इधर एसी में जो हमें पीक करंट मिला था, उस पीक करंट का 1/√2 जो पोर्शन होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट। और इसी को एक्सपेंड कर दें हम, तो यही दोनों साइड में अगर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो V इक्वल्स टू IR हो जाता है। तो यहां से आता है दूसरा फॉर्मूला ERMS, और ये ERMS बन जाता है E0/√2, E0/√2। इस तरह से ये दूसरा बन जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो IRMS is I0/√2 and ERMS is E0/√2। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है।